40 बजे। आज बहुत खुशी की बात है कि हम सभी लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं शिक्षक दिवस समारोह को मनाने के लिए। और हम लोग इसी दिन शिक्षक दिवस समारोह क्यों मनाते हैं, क्योंकि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो हैं, इनके बारे में आप सभी लोगों को पता है, क्योंकि आप सभी कॉम्पिटिटिव विद्यार्थी हैं। तो बस मैं आपको बस इतना बताना चाहूँगा कि इन्हीं के जन्मदिन पे हम क्यों मनाते हैं। क्योंकि जब हमारा संविधान बना, देश हमारा गणतंत्र हुआ, तो जब ये अपने शासन काल में आए तो इन्होंने सर्वप्रथम यही देखा कि हमारी गुलामी का कारण क्या था। तो हमारी गुलामी का कारण इन्होंने ये देखा कि हमारी जो अशिक्षा थी हमारे देश में, वही सबसे बड़ा रीजन था हमें गुलाम बनाने के लिए। इसलिए इन्होंने अपने पूरे शासनकाल में शिक्षा को लेके काम किया। अपने शासनकाल में सबसे पहले शिक्षा को बढ़ाए और मरते दम तक भारत के लिए, भारत के लोगों के लिए, उनकी शिक्षा के लिए, शिक्षा व्यवस्था के लिए पिरोते पिरोते अपने आप को, इस देश को हवाले हो गए। तो इसीलिए हमारे देश में इनका सबसे बड़ा योगदान है शिक्षा व्यवस्था को फैलाने में, शिक्षा की ज्योत जलाने में। इसलिए हम लोग इनके जन्मदिन पे शिक्षक दिवस मनाते हैं। और आज के दिन हम लोग ये संकल्प लें कि हम लोग को जीवन में कुछ आगे बहुत करना है, और हम लोग जो चाह लेंगे, आदमी से बढ़ के धरती पे कुछ नहीं होता है। मनुष्य जो चाह लेना वो कर देगा। इसलिए हमारा आशीर्वाद आप लोग के साथ है कि हमेशा अपने जीवन में ठान लीजिए कि इतने दिनों में हमें नौकरी ले लेनी है तो ले लेनी है। एक शेड्यूल बनाइए कि उस अनुसार हमें पढ़ाई करनी है, पढ़ना है। बस आगे क्या बोलें। और इसके आगे हम लोग क्लास में आपको मोटिवेट करते ही रहते हैं, है ना। ऋषभ सर जहाँ तक है आप लोगों को बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, है ना, मोटिवेट करते हैं क्लास में। तो बस टीचर का बात मानिए। आपका सर्वप्रथम भगवान आपके माता पिता हैं, आपके गुरुजन हैं, है ना। इन तीनों का कहना मानिए, जीवन में बहुत आगे बढ़िएगा। कहना मानने का मतलब ये नहीं है कि सर ने ये कहा तो हमने कर दिया, माँ ने ये कहा। कहने का मतलब सर ने कहा कि भाई आपको मैंने होमवर्क दी है, आपको मैंने ये मैथ बनाने दी है, तो आप सर की बात को एकदम ये मान लीजिए कि नहीं, सर ने कहा है अगर 20 बार मैथ को बनाने के लिए, तो मैथ को हम 20 बार बनाएंगे। बस ये हमेशा दिमाग में रखिए कि हमें अपने गुरु के बात को मानना है। आपको जीवन में आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। बस हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। और अभी हम आपको आपके सामने हमारे गार्जियन स्वरूप, हमारे शिक्षक स्वरूप, है ना, हमारे नाना जी हैं, जो आपको कुछ अपने शब्दों से आशीर्वचन देंगे। तो मैं उनसे आग्रह करूंगा कि आप आएँ और बच्चों को 2 शब्द आशीर्वाद के रूप में
कुछ दें ताकि ये लोग जीवन में अपने आप को सफल बना सकें, क्योंकि हमारे नाना भी एक बहुत अच्छे पदाधिकारी रह चुके हैं, है ना। तो अपना शेयर करें ताकि आप भी किसी पदभार को संभालें तो कैसे जीवन का कैसे नौकरी करें ताकि समाज सेवा अच्छे से हो। तो हम आग्रह करेंगे नाना जी आप आइए और बच्चों को 2 शब्द कहिए। आज शिक्षक दिवस के शुभ अवसर पर आप शिक्षकों और विद्यार्थियों को हमारे तरफ से बहुत बहुत शुभकामना और आशीर्वाद। मैंने जो जीवन में एक्सपीरियंस लिया और जो मेरा अनुभव रहा उससे आगे हम कुछ नहीं बोलेंगे, कहा कि मेरा एक्सपीरियंस यही बताता है कभी आप लोगों को एक अच्छे सोच की ज़रूरत है। इवन आपको, आपके मदर फादर को, आपके दादा दादी को और हम लोग सबको एक अच्छे स्वस्थ सोच की ज़रूरत है जो हम अनुभव कर रहे हैं। हम जिस स्टेज में आ गए हैं, आप हो सकता है कि आपके दादा दादी नाना नानी भी हमारे एज के होंगे, लेकिन ये जो हमारा जीवन में आप फाइंड कीजिएगा, अभी हो सकता है जो हम बता रहे हैं आपको वो समझ में नहीं आए, लेकिन हम बताएंगे वही जो अनुभव किया है। तो फर्स्ट आप क्या कीजिए जीवन में कि फर्स्ट आप अपने शरीर को जानिए। हर व्यक्ति का ये पहला फर्ज है कि आप अपने शरीर को जानिए, आप अपने ऑर्गन को जानिए, आप अपने बॉडी के सिस्टम को जानिए, आप अपने फूड हैबिट्स को जानिए, आप अपने समाज में जो आपका अभी भोजन का सिस्टम है उसमें आपको क्या क्या निगेटिव चीज आ रहा है उसको जानिए। और मेरा व्यक्तिगत एडवाइस है कि आप फूड में कुछ हमारे एडवाइस से आप शामिल कीजिए। पहले तो आप अपने आप को जानिए, ये तो बता चुके, अपने ऑर्गन को जानिए सर से लेके पैर तक कि हम क्या हैं। इससे क्या होगा कि आपको अपनी आइडेंटिटी का एहसास होगा। अभी हम लोग में क्या है कि ये सब नॉलेज नहीं होने के कारण अपने आइडेंटिटी का ही एहसास नहीं है। हम बहुत बच्चों में देखते हैं कि आ रहा है इंस्टीट्यूट, बक रहा है गाली अपने में, अपने इंटरेक्शन में। तो ये चीज उसको हमको लगता है कि वो उसका अपना आइडेंटिफिकेशन, अपने शरीर का आइडेंटिफिकेशन है, इसलिए ये प्रॉब्लम है। जिस दिन आप जान जाएंगे तो आप समझ जाएंगे। और बहुत सिंपल फंडा है लाइफ का। देखिए, हम जो अनुभव बताते हैं, क्रस्ट, मेंटल, कोर, ये हो गया आपका पृथ्वी जो 3 चीज से बना हुआ है, क्रस्ट, मेंटल, कोर, ठीक है। दूसरा आइए कि किसी भी चीज से आप एनालाइज जब कीजिएगा अपने को तो ये जवाब सेंटर में कुछ ही आएगा। उसके बाद आइए एटमॉस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, आइनोस्फेयर, ये हो गया जिसको हम लोग कभी काल बोलते हैं ऐसे भी युवा वर्ग को कि तुम्हारे अंदर ब्रह्मांड का ताकत है। ये एक बहुत जनरल कहावत है युवा के बारे में कि ब्रह्मांड की ताकत है। अब ब्रह्मांड की ताकत आप में क्या है? तो एक सास ससुर को नहीं संभाल पा रहे हैं मैरिज के बाद, एक माता पिता को संभाल नहीं पा रहे हैं, बुढ़वा बकर बकर करता है। आप भी उस एज में बकर बकर कीजिएगा। अगर आपका ये इंप्रेशन है तो उस एज में, जब मेरे एज में आप आइएगा ना, तो आपको भी लगेगा, आपको भी नाती पोता बोलेगा बुढ़िया दिन भर बक बक करती है। तो सीखिए जीवन से, नो योर बॉडी, नो योर माइंड, नो योर लैंग्वेज। आप अपने को ब्रह्मांड के अंदर में समेटिए और तब देखिए फिर ये बेटा ये 100 लाख का नौकरी, 50,000 का नौकरी, यही मटेरियल है मेरे हिसाब से।
अगर लाइफ ब्यूटीफुल नहीं है, आप जानते हैं, अब गरीबी अमीरी का अंतर बताते हैं आपको। यहाँ बहुत बच्चे को देखते हैं, चचा की है रे बड़ी गरीबी है, हमारा हालत बड़ी खराब है, पढ़े पैसे नहीं है। गरीब अमीर कोई नहीं होता है। बिड़ला को डॉक्टर ने कह दिया, बिड़ला का नाम सुने होंगे, माने ये आदित्य बिड़ला वगैरह नहीं, इनके दादा वगैरह होंगे, तो उनको डॉक्टर ने कह दिया था कि आप बार्ली, दाल का पानी और साबूदाना का पानी, 3 चीज छोड़ के अगर चौथे चीज को आपने लिया तो आपका लाइफ रिस्क रहेगा। अब बताइए कि वो अमीर की गरीब। इसलिए हमारे कहने का मतलब है आप अपने को पहचानिए, आप दूसरे से मतलब नहीं रखिए, आप अपने को आइडेंटिफाई कीजिए, अपने ऑर्गन को आइडेंटिफाई कीजिए, अपने हार्ट को आइडेंटिफाई कीजिए, अपने ब्रेन को आइडेंटिफाई कीजिए, और उसके बाद देखिए चेंजिंग। ये तो हो गया कुछ शिक्षा। अब कुछ हम आपको बताते हैं आपके लाइफ के बारे में। जब ये चीज पर आप काम करेंगे तो आप भोजन में क्या शामिल करेंगे। आप लोग ब्रेकफास्ट लेके इंस्टीट्यूट अगर आते हैं तो आप स्प्राउट लीजिए। स्प्राउट समझते हैं, अंकुरा हुआ कोई भी अनाज, जो भी आपको पसंद हो, मूंगफली है। ये इतना पावरफुल चीज है कि आपके पूरे लाइफ और बॉडी को चेंज कर सकता है। खाइए, सब कुछ खाइए, शौक रखिए, पहनने का शौक, खाने का शौक। अब बता देते हैं, फिर दूसरा उदाहरण आ जाएंगे हम गरीबी पर, जिस चीज से हमको सख्त नफरत है। गरीब शब्द जो है ये एक मानसिक बीमारी है। गरीबी कुछ होता नहीं है। आज आप में इतना पोटेंशियल है कि अगर आप अच्छे स्टूडेंट हैं, 4 बच्चे को पढ़ा लीजिएगा तो गार्जियन के हेल्प की जरूरत नहीं है। 4 प्रिपरेटरी के बच्चे को अगर पढ़ा लेते हैं आप, तो आपका खाना और आपका पॉकेट खर्च निकल जाएगा। फिर किस बात की गरीबी। और बिड़ला क्या थे, अमीर की गरीब। ये सब अंतर समझिए। इसलिए लाइफ इतना इजी चीज नहीं है कि 50,000 का नौकरी हो गया तो आपका लाइफ स्मूथ हो गया। आप लोग अगर बोर नहीं हो रहे हैं तो कुछ और अच्छा बात शेयर करते हैं। एक मेरा चचेरा साला था, बहुत जीनियस, ममेरा, और बहुत ही गरीब फैमिली का, बहुत गरीब, लेकिन वो इतना जीनियस था, अगाध मने नॉलेज था उसको। और हम उसको 5 साल में ले गए अपने साथ, मोकामा का था वो। तो उसके बाद घूमते घूमते उसका नसीब, मोकामा का ट्रेडिशन वो लेके गया, तो मेरे साथ एडजस्ट नहीं कर पाया, हम उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाए। उसको वहां से फिर अपने पिताजी के यहाँ भेजवा दिए। वो लड़का बाद में उसको ज्ञान आया कि ये जीजा जी के साथ निकल के हम बहुत बड़ा गलती किए। तब फिर वो पढ़ना शुरू किया और आज स्टेट बैंक में प्रोफेसरी अफसर है। तो बोला कि जीजा जी अब तो हम सफल हो गए। हमें नहीं, आप सफल नहीं है। आज के डेट में सफलता इतना आसान चीज नहीं है कि 50,000 की नौकरी हो गई आप सफल हो गए। और आज वो हमसे नजर नहीं मिलाता है बेचारा, तो आज भी बोलता है कि हम एक फेलियर आदमी है। प्रोफेसरी अफसर होने के बाद क्यों? उसका गृहस्थी फेल कर दिया। गृहस्थी फेल किया बेटा तो 2 ही आदमी के कारण ने, पति पत्नी के कारण। तो उसमें काहे के लिए जाएं हम? तो फिर आज वो बोलता है कि हम फेलियर हैं, हम सक्सेसफुल नहीं। तो ये सब चीज हम इसलिए आप लोग को शेयर कर रहे हैं, ये मेरा अनुभव है। कि ये भ्रम मत पालिएगा कि 20,000 का नौकरी 50,000 की नौकरी हो गई। ये क्या बोलता है यार बीच में? अच्छा, तो ये मत समझिएगा कि 1 लाख की नौकरी है, 50 से आप डिप्टी कलेक्टर हो गए। तो अपने आप को जब जान गए, अपने डाइट को जब आप जान गए, स्प्राउट गुड़ जरूर लीजिए, फूला हुआ मूंगफली 10 दाना 20 दाना जरूर लीजिए। ज्यादा कुछ दिमाग मत लगाइए, ऐसे पैसे में दिमाग मत लगाइए, ठीक है। और ये सब जब आप समझ जाइएगा, पढ़ाई तो खुद होगा, आपको मालूम नहीं होगा। हम 3rd डिविजनर रहे हैं मैट्रिक में,
पढ़ते ही नहीं थे। इंटेलिजेंस बहुत था, पढ़ते नहीं थे, बदमाश थे। आम तोड़ लेना, किसी के घर में ढेला मार देना, तो पढ़ेंगे क्या? नहीं पढ़ते थे। जब पढ़ने का जिद पैदा हुआ तो जो 4 साल स्लीपलेस बीता मेरा, 4 इयर्स आफ्टर ग्रेजुएशन, और उसके बाद हम जो चाहे सब अचीव कर लिए। एक 3rd डिविजनर स्टूडेंट। इसलिए ये सबसे डरिएगा नहीं कि ना आए पिताजी बोल देंगे तुम तो बर्बाद कर दिए हो मेरा लाइफ, सब बेकार हो गया। पिताजी कह देंगे हमरा तो सब बर्बाद कर दिए हो, तुम्हारा तो रिजल्ट कुछ है ही नहीं है। लक्ष्य क्या है? जो लक्ष्य साध लिया विजेता। लक्ष्य साधने के लिए पूरा आपको बता दिए कि क्या क्या फार्मूला है। सीधा अपने को जानिए, अपने ऑर्गन को जानिए, अपने सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव, ये वो जितने इंडोक्राइन, एक्सोक्राइन, क्रस्ट, मेंटिल कोर, आइनोस्फेयर, स्टेटोस्फेयर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक, ये सब आपके शरीर में है। तो फूड से जोड़िए, नेचर से जुड़िए, ये सब चीज को समझिए, आप सफल हैं। जीवन में तो बहुत कुछ है। हम अपनी बच्ची, मेरी 2 बच्ची, कभी किसी को पढ़ने के लिए नहीं बोला। तो मैंने पढ़ाई लिखाई नहीं, क्या करना है ये डिसाइड कर लो। तो वो बोली कि हम पढ़ेंगे नहीं। होगी ठीक है, क्या करोगी? तो ड्राइंग स्केचिंग करेंगे। आज ड्राइंग स्केचिंग में उसका बम्बई से जगह में 20 स्टाफ है, लेकिन कभी उसको बढ़िया नंबर ले आया ना, कभी हम उसको डिस्करेज किया। आज उसका 20 स्टाफ है मुंबई में और बहुत बड़ी कंपनी चलाती है। क्यों? मेरिट तो नहीं था उसमें पढ़ाई का, फिर कैसे सफल हो गई आप बताइए? तो एनालाइज योरसेल्फ, ये सब एनालाइज करने की चीज है। अगर आप इसको ध्यान से सुनिएगा तो अभी आपको अटपटा लग सकता है, उम्र का दोष है आपका, लेकिन ये सब चीज आगे जाके बहुत आपको काम देगा। और आपको आप जो चाहिए सो कर लीजिए, लेकिन अपने आप में रहिए, अपने को पहचानिए। हम लोग में क्या है, हम लोग का समाज का बाबूजी आज बहुत कटु वचन बोल देलखिन, हमार मन एकदम टूट गया। मैया आज बड़ी डांट दिलके, एकदम मन उदास लगे है यार, मन नहीं लग रहा है। भाई मेरे, आप दूसरे के चक्कर में है, अपने शरीर से आपको कोई मतलब ही नहीं है। एक बार हमने एक छोटा सा पेपर फटा हुआ था, उसमें देख लिया कि माँ बाप का गला सहलाए कि मम्मी कैसन है, सब ठीक हो न, पिताजी का, पत्नी का, सबका हालचाल ले लिए। कभी गाल सहला के अपने बॉडी से पूछे कि हाँ तुम्हारी भी कोई आवश्यकता है, तुमको भी कुछ चाहिए? ये क्वेश्चन कीजिए अपने बॉडी से, अपने माइंड से, और उसके बाद देखिए ये सब यार ये मटेरियल है, 50,000 का नौकरी, 20,000 का नौकरी, तुम में इतना तुम कहीं पैदा करोगे, लेकिन उसके लिए अपने को जानना पड़ेगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। हम उम्मीद करते हैं कि कुछ फायदा उठाइएगा आप लोग। ऋषभ सर से आग्रह करेंगे कि वो भी आए, अपना 2 शब्द आप लोगों के सामने प्रस्तुत करें। ऋषभ सर आइए, है ना, ताली बजा दीजिए। सबसे पहले मैं इस मंच से अपने सभी गुरुजनों को प्रणाम करना चाहूँगा, जिनसे मैंने अपने जीवन में कुछ सीखा है। और जीवन में सीखना केवल पढ़ाई ही नहीं है, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जीवन जीने का कला भी सीखना होता है। तो उन सभी लोगों से, उन सभी लोगों का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, जिनके वजह से मैं यहाँ पर खड़ा हूँ। तो यहाँ पर जो हम लोग खड़े हैं, जैसे कि अभी दादाजी बोल के गए हैं कि जीवन बहुत लंबा है। लंबे जीवन में जो है आपको केवल सक्सेसफुल होने के लिए इनकम का स्रोत जनरेट कर लेना, वही एक सक्सेस का मात्र उदाहरण नहीं है। सक्सेसफुल होना मतलब कि जीवन में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, उनको जो है, जैसे कि आपका गृहस्थ जीवन होगा, आने वाले समय में बहुत सारी जिम्मेदारियां बढ़ेगी,
रिलेशन बढ़ेगा, तो उस रिलेशन को लेकर चलना भी एक सक्सेसफुल जीवन में सब असल मायने में वही एक सक्सेसफुल जीवन कहलाता है। कि आप देखिए, कुछ समय पहले मैं एक देख रहे थे, एक व्यक्ति था जो ट्वीट किए हुए था, उसका जो अभी दिल्ली में उसका जो मतलब पर ईयर का जो पर एनम होता है पैकेज, वो 26 लाख रुपया का समथिंग पैकेज है। तो वो व्यक्ति जो है किसी को ब्लेम नहीं कर रहा था, बस बता रहा था कि मेरा खर्चा कहाँ कितना कितना है। तो 26 लाख रुपया एक साल में वो व्यक्ति कमा रहा है, फिर भी अपना वो दिखाया हुआ था कि इतना रुपया मेरा रेंट में जा रहा है, 40,000 लमसम उसका रेंट में ही जा रहा था, और मुश्किल से वो 10 से 15,000 रुपया अपना मंथली सेविंग कर पा रहा था, और अपने लिए जीवन में कुछ कर ही नहीं पा रहा था। बहुत सारी जिम्मेदारियां उसके कंधे पर थी। तो और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो जीवन को जो सही ढंग से नहीं जी पाते हैं। तो असल मायने पैसा नहीं है, पैसा जो है आने से ठीक है, थोड़ा जो जीवन सुगम हो जाता है, लेकिन जीवन जीना का एक अपना एक कला है। एक अच्छा इंसान बन जाना ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है। तो हमेशा आप एक अच्छा इंसान बनने का प्रयास कीजिएगा, है ना। और बाकी ये सब जो है वो तो बाय प्रोडक्ट है कि आपका नौकरी लग जाएगा, आप अच्छे सैलरी पर आप कहीं कार्यरत हो जाएंगे, ये सब बाय प्रोडक्ट है। लेकिन आपका जो मेन जो गोल होना चाहिए वो होना चाहिए कि हम एक अच्छे इंसान बने, है ना। कि आप कहीं जाएं तो वो व्यक्ति आपके बारे में अच्छा कहे, बस यही अपना एक मोटिव रखना है। जैसे कि आप लोग जो है शिक्षक दिवस पर जो उपस्थित हुए हैं, शिक्षक का असल जो काम है, असल मायना है, उसको हम थोड़ा समझाना चाहेंगे। कि जैसे कि शिक्षक जो होता है ना, क्या है ना, एक पेड़ के समान होता है, और आप लोग जो है ना एक लता के समान। लता जैसे होता है, आप देखते होंगे कि इस पेड़ में भी यहाँ पर देखिएगा, तो वो लता उस पर पेड़ का सहारा लेके जो है ना ऊपर चढ़ जाती है। तो क्या लता में जिंदा रहने का कोई ऐसा कोई कमी था कि उसमें कुछ ऐसा कंपोनेंट नहीं है जिसके कारण वो जिंदा नहीं रह रहा? वो तो था ही ना भाई, हरा भरा था, लेकिन जमीन पर बिखरा पड़ा था। जैसे ही उसको सपोर्ट मिला, वो उस पर चढ़ के ऊपर बढ़ने लगा ना। तो आप भी उसी समान है, आप लोग लता के समान है। आप लोग को जिधर ढालेंगे आप लोग उधर मुड़ जाइएगा। तो आपको सही डायरेक्शन में ढालना वो मेरा काम है, ठीक है। तो आपके अंदर सब चीज है, वो सब क्षमता है कि आप जो है अपने जीवन यापन को कर लेंगे या फिर कर लेंगे। लेकिन आगे जब बढ़ने की बात आएगी, यानी ऊपर उठने की बात होगी, तो उसके लिए शिक्षक का ही जरूरत पड़ता है, किसी एक गुरु का जरूरत पड़ता है। तो बस यही एक गुरु का काम होना चाहिए कि आपको सही दिशा दे, आपको सही डायरेक्शन दे। बाकी करना आपको खुद है, भोजन बना के गुरु नहीं देगा। क्या भोजन उस लता को पेड़ दे रहा है, उससे उसको मिल रहा है क्या? शक्ति नहीं मिल रहा, उसको बस उससे डायरेक्शन मिल रहा है। बात को समझिएगा तो बहुत गहराई वाला बात है, समझ में आ रहा है ना। तो यही है उसका काम। आप जो है अपना काम कीजिए। हम तो हमेशा ये प्रयास करते हैं जीवन में आपके मतलब कि आपको एक बेस्ट कंटेंट दे पाए, है ना। जो कहीं भी पढ़ रहा हो व्यक्ति, चाहे वो कहीं भी पढ़ रहा हो, हम चाहते हैं कि उससे आपको कंटेंट के मामले में कमी नहीं, है ना। जो उसको मिल रहा है उतना मिले या उससे अधिक ही देने का प्रयास करते हैं, ताकि जब एग्जामिनेशन में आप बैठे तो आपको ये नहीं लगे कि जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं वो सर पढ़ाए नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा, है ना। तो आप अपने अंदर कमी नहीं रहने दीजिए कि हम सब पढ़ा दें और आप जाएं एग्जाम में और पढ़ाए तो सब, आपको दिखे भी कि सब आ रहा है, लेकिन आप उस चीज़ को बना नहीं पाए क्योंकि आप उसको रिवीजन नहीं किए या फिर आप उसको ध्यान में नहीं रख पाए। क्योंकि गलतियों से सीखना चाहिए, दूसरों के अनुभव से सीखना चाहिए, क्योंकि जीवन उतना आपका लंबा है नहीं कि आप खुद गलती करेंगे और खुद सीखेंगे, है ना। तो हमेशा दूसरों से सीखिए, जो अनुभवी व्यक्ति है। आपको हम एक बात बता दें कि आप अपने जीवन में जो है हमेशा समय मिले तो किताब जरूर पढ़िएगा। किताब खास करके ऑटोबायोग्राफी हो गया, ये सब जरूर पढ़िए। इससे होता क्या है ना कि आप ऑटोबायोग्राफी का मतलब समझिए या फिर बायोग्राफी किसी व्यक्ति का ही ले लीजिए, उसमें जो है वो व्यक्ति अपने जीवन के पूरे जीवन का एक सारांश उस किताब में डालने का प्रयास करता है। तो जिससे क्या होगा ना कि आपको अलग अलग व्यक्तियों के गलती या फिर अलग अलग व्यक्ति के द्वारा किए गए गलतियों से सीखने का अवसर प्राप्त होगा। तो अपने जीवन में हमेशा किताब जरूर पढ़िएगा, है ना। आप जो टेक्स्ट बुक अपना जो है एग्जामिनेशन का वो तो पढ़ते ही हैं, लेकिन समय निकाल के किताब भी जरूर आप पढ़ें, किसी व्यक्ति के बारे विशेष के बारे में हो या फिर कोई भी किताब। तो मैं वही अनुभव अपना साझा करना चाहूँगा जो फिर या तो कहीं से मुझे प्राप्त हुआ है या फिर कुछ जो हम अनुभव किए हैं, ठीक है। तो पहला चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि आप अपने जीवन में जो है ना
अगर देखिए जीवन जो है, अगर आप बात करते हैं, जैसे यहाँ पर टीटी है बैठे हुए हैं, अगर इनके आपके पास कोई जाता है और बोलेगा कि हमको कहीं जाना है और ये बता ही नहीं रहा है कि कहाँ जाना, तो आप कहाँ का टिकट दीजिएगा उसको? दे पाइएगा उनको? नहीं दे पाएंगे। इसका मतलब है कि हमको कहीं डेस्टिनेशन तक पहुंचना है, किसी निश्चित जगह पर हमको पहुंचना है, तो हमको बताना पड़ेगा कि हमको जाना कहाँ है, ठीक है। तो उसी तरह से अगर एक टिकट जो टीसी है वो आपको टिकट नहीं दे पा रहे हैं, क्यों? क्योंकि आप बता नहीं पा रहे कि आपको जाना कहाँ है। तो जीवन में कुछ उसी तरह से है, आप अगर लक्ष्य निर्धारित नहीं करेंगे, अगर आप गोल सेट नहीं करेंगे ना, तो आप वहां पहुंच ही नहीं पाएंगे। देखिए दो तरह के लोग होते हैं, एक लोग होते हैं जो ड्रीम देखते हैं, सपना देखते हैं कि मुझे ये करना है, और एक व्यक्ति होता है जो अपना गोल बनाता है। तो ड्रीम और गोल में बहुत अंतर है। आपको गोल बनाना, ना कि ड्रीम देखना, क्योंकि ड्रीम हमेशा ड्रीम ही रह जाएगा। सपना सच तभी होगा जब आप उसको गोल बना के असल मायने में जो है आप उसको प्रैक्टिस करते रहेंगे, मतलब उसको हमेशा मैंने। अब देखिए गोल तक आप पहुंचने का तरीका क्या है, कि गोल तक आपको पहुंचने का तरीका यही है कि आपको डिसीजन बनाना पड़ेगा। अब डिसीजन दो तरह का होता है, कि आप केवल डिसीजन बना लिए, एक होता है स्ट्रॉन्ग डिसीजन। स्ट्रॉन्ग डिसीजन करने का मतलब आपको खुद पर विश्वास होना चाहिए कि हम ये कर पाएंगे। देखिए खुद पर विश्वास होना एक बहुत बड़ी चीज होती है ना। सेल्फ डाउट आता है जीवन में, लेकिन आप खुद पर अगर विश्वास रखेंगे कि हम जीवन में कुछ कर पाएंगे, तो निश्चित मायने में आप कर पाएंगे, है ना। वो टॉपर भी कोई व्यक्ति है ना, तो उसको भी एक डर जरूर होता है कि कहीं हम टॉप लिस्ट से निकल नहीं जाए, हमसे बहुत सारे, उसको तो और ज्यादा डर रहता है ना। जैसा कि हम बताएं आपको कि जब कोई लेटर अगर कोई पोस्ट करता है, कोई व्यक्ति कोई चिट्ठी जो है कहीं भेजना चाहता है, तो उसमें अगर वो एड्रेस ही नहीं लिखे, उस चिट्ठी के ऊपर एड्रेस ही नहीं लिखे, तो वो चिट्ठी कहाँ जाएगा? जा ही नहीं पाएगा। तो अपने मन में एक गोल बनाइए आप कि हमको यहाँ तक पहुँचना है, तभी आप पहुँच पाएंगे, है ना। और देखिए जब आप गोल बनाते हैं ना, तो जब आप सफर तय करते हैं, तो उस रास्ते में जो है ना बहुत सारी रुकावटें भी आपके पास आएगी, है ना। और यही सफर का जो है ना खूबसूरती है। कहता है ना कि सफर खूबसूरत है मंजिल से भी, है ना, गाना भी है। तो रुकावटें इन द सेंस, मतलब सबसे पहला तो आप जब इस जर्नी में आप जा रहे हैं, तो सबसे पहला काम तो ये कीजिए कि अपना जो संगति है उसको आप सही कर लीजिए। संगति आप सही करेंगे ना, पॉजिटिव मतलब होगा। मतलब जैसे कि आप कोयला के फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है आपका हाथ गंदा होगा। लेकिन आप परफ्यूम के फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि आपके शरीर से क्या आएगी? खुशबू आएगी। बात समझ में आ रहा है ना। तो आप जो है ना अपने आसपास जो है ना वैसे ही व्यक्ति को रखें जो हमेशा पॉजिटिव माइंडसेट के साथ चलता हो, है ना। कभी भी निगेटिव माइंडसेट वाले व्यक्ति को अपने पास नहीं रखे। आपको लगेगा कि अरे क्या है, बोल दिया, हम थोड़ी ले रहे हैं, लेकिन अंदर अंदर आपको निगेटिव से भर देगा। इसलिए हमेशा पॉजिटिव माइंडसेट वाले व्यक्ति को अपने साथ रखें, ठीक है। और दूसरी बात जो है कि अगर आप संगत की बात करें, इस पर एक लाइन हम बोलना चाहेंगे कि जो संगत मतलब दोस्ती का आप अर्थ समझिए। दोस्त क्या होता है? दोस्त मतलब होता है दोस्त और अस्त, मतलब जो दोस्त का अस्त कर दे, वैसा व्यक्ति जो आपके अंदर के दोस्त को अस्त कर दे। मतलब अस्त मतलब क्या होता है? खत्म कर दे उसको। तो वैसे ही व्यक्ति को दोस्त बनाइए जो आपके दोस्त को क्या कर दे? अस्त कर दे, और आपके अंदर जो है ना एक अच्छा क्वालिटी डाले। समझ में आया? जैसे कि मेरा भी एक दो दोस्त ऐसा है जो मान लिए हम जब डाउन होते हैं या फिर कुछ ऐसा हमको लगता है, तो या फिर हम भी उससे बहुत कुछ सीखे हैं, हमसे वो सीखा होगा, लेकिन यकीनन, लेकिन हम अपना तारीफ क्या करें, लेकिन उससे हम बहुत कुछ सीखे हैं जीवन में, है ना। कई एक जगह पर हम जो है ज़्यादा एक्साइटेड हो गए या फिर कुछ ऐसा चीज़ कर दिए, तो वहाँ पर वो हमको समझाता था कि देखो ऐसा नहीं करो, ये देखो ऐसे करो, ऐसे करो। तो आप जो है ना हर जगह ऐसे लोग ही बना के रखिए जो आपके जीवन में हमेशा कुछ ऐड करें, ठीक है। और दूसरी बात हम बोलेंगे कि हमेशा जो है ना सॉल्यूशन पर ध्यान दीजिए, प्रॉब्लम पर ध्यान नहीं दीजिए। प्रॉब्लम तो बहुत सारा है जीवन में, तो हमेशा सॉल्यूशन पर ध्यान दीजिए। सॉल्यूशन खोजने का प्रयास कीजिए, ना कि प्रॉब्लम खोजने का प्रयास कीजिए, है ना। और दूसरी बात हम यहाँ पर ये कहना चाहेंगे आपको कि देखिए आजकल जीवन में जो है आपको लगता है कि हमको जो है फ्रीडम चाहिए। फ्रीडम मतलब जो है ना, फ्रीडम का मायना कुछ अलग ही लोग ले चुके हैं। जैसे कि आपके हाथ में मोबाइल होना चाहिए, आप गार्जियन से डिमांड करते हैं कि मेरे हाथ में मोबाइल होना चाहिए, हम सभी लोग चला रहा है तो हम क्यों नहीं चलाएंगे, हम क्यों नहीं देखेंगे, है ना। सब लोग चला जाता है यहाँ पर तो हम क्यों नहीं जाएंगे। तो फ्रीडम का आप एग्जाम्पल जो हम कहीं देख रहे थे, बता रहे थे एक सर, कि फ्रीडम का जो असल मायने में जो है, उस फ्रीडम सही आप एग्जाम्पल ले सकते हैं पतंग का।
जो काइट है, जो पतंग है, वो आप देखते हैं कि आसमान में उड़ता है, खुला आसमान में एकदम जहां चाहे वहां उड़ता है आराम से एकदम। तो वो भी फ्रीडम है कि नहीं है? लेकिन वो पतंग जो है एक धागे से बंधा हुआ है। तो आपको क्या लगता है, वो धागा अगर कट जाए तो वो पतंग ऊपर उड़ते रहेगा? वो पतंग नीचे गिर जाएगा। तो आपको लगता है ना कि मेरे पास साथ जो बाउंडेशन है मेरे फैमिली का, अरे यहाँ क्या जा रही है, वहां क्या जा रही है, मोबाइल क्यों यूज कर, आप तुरंत आपको मतलब आवेश में आ जाते हैं, अरे अब इतना क्या हमको बोल रहे हैं, इतना क्या हमसे बोल रहे हैं। तो आपको लगता है कि हमको कोई फ्री छोड़ दे। फ्रीडम वो नहीं है कि आपको कोई फ्री छोड़ दिया। फ्रीडम ये है कि आप जा रहे हैं, सही पढ़ने आ रहे हैं यहाँ पर, अच्छी बात है, आपको मतलब जो सही चीज है वो कीजिएगा ना। तो एक धागा से आपको बंधा रहना पड़ेगा, है ना, तभी आप जाके आसमान में उड़ पाएंगे पतंग के जैसा। लेकिन जैसे ही आप धागा कटेगा, माता पिता का साथ छूटेगा, है ना, आपको अभी लग रहा है कि वो खराब बोल रहे हैं, लेकिन जैसा ही ये होगा ना फिर दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए जो है फ्रीडम का असल मायना समझिए और हमेशा सीखने का प्रवृत्ति रखिए, चाहे वो बड़ा हो या फिर छोटा हो। बड़ा से हमेशा यही सीखिए कि हमको आगे कितना बढ़ना है। जैसे एक सीढ़ी है, आप चढ़ गए सीढ़ी पर, 10 सीढ़ी 5 सीढ़ी चढ़ गए, अब उसके बाद कोई व्यक्ति टॉप पर पहुंचा हुआ है, उससे आप क्या सीख सकते हैं? उससे आप यही सीख सकते हैं कि हमको टॉप पर जाना, अभी और सीढ़ियाँ चढ़नी है। लेकिन उससे ये नहीं देखिए कि अरे वो वहां पर पहुंच गया, हम अभी यहीं पर हैं। नहीं, जब ऐसा लगे तो नीचे वाले से सीखिए। सीखना दोनों से, आगे वाले से भी और नीचे वाले से भी। अब नीचे वाले से कैसे सीखेंगे? तो नीचे वाले से ये सीखिए कि नीचे वाला जो है अभी 2 ही सीढ़ी चढ़ा है और हम अभी 10 सीढ़ी चढ़ चुके हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब हम थोड़ा सा बढ़िया है ना उससे। तो मन में ये भी रखना है कि अरे कुछ तो हम बढ़िया कर रहे हैं और दूसरे से हम क्या है, थोड़ा सा आगे तो है। तो ये सभी बात ध्यान रखना। अब देखिए, अब हम अभी बोले थे कि गुस्सा आपको आ जाता है चीज़ों पर, इरिटेट हो जाते हैं। आजकल के जो स्टूडेंट हम देख रहे हैं, जैसे पहला जो जब हम लोग भी पढ़ते थे तो हम लोग जो है टीचर के प्रति या फिर कहीं भी कोई गार्जियन के प्रति एक आदर सम्मान कुछ ज़्यादा ही था, अलग लेवल पर, अलग लेवल पर था। ठीक है, ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि आप लोग के अंदर नहीं है, लेकिन आजकल जो हम देख रहे हैं कि जो आप लोगों का नेचर होते जा रहा है ना, वो एग्रेसिव नेचर होते जा रहा है। अगर कुछ बोल दें तो मतलब 10% ही ऐसे लोग हैं जो इस चीज़ को शांति से समझ जाएंगे, सुन जाएंगे। 90% ऐसे लोग हैं ना जो उस चीज़ को उस समय समझ के नहीं आवेशित हो जाते हैं, गुस्सा आ जाता है उनको कि हमको कैसे बोल दिए, 10 लोगों के सामने मेरे को ऐसे बोल दिए, खराब लगने लग जाता है ना। चाहे वो कोई भी आपको बोले, चाहे वो गार्जियन बोल दे या फिर टीचर बोल दे, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। अब बोलेंगे ऐसा क्यों हो रहा है कि अचानक से आपका मूड स्विंग हो जाता है? तो पता है इसके पीछे सबसे बड़ा कारण जो है ना आजकल रील्स। इस मुद्दा पर अगर बात किया जाए ना तो बहुत लंबा चला जाएगा। ये इतना गंभीर मुद्दा है, इतना गंभीर मुद्दा है कि हम क्या कहें। अब बोलेंगे सर रील्स कैसे है? तो जब आप रील्स देखते हैं, मोबाइल चलाते हैं, तो उसमें क्या होता है, हर 10-5 सेकेंड के बाद दूसरा रील आता है कि नहीं आता? एक रील रहता है उसमें पूरा पूजा आरती हो रहा है, भजन कीर्तन चल रहा है, महाराज जी फूल चढ़ा रहे हैं, तो आप भक्तिमय हो जाते हैं। और अगला ही रील्स तुरंत आएगा जहां पर कोई किसी का मर्डर कर दिया, तुरंत जाके आप क्या हो गए, सब पूरा आपको अफसोस लगने लगा, गुस्सा आने लगा किसी पर। और अगला रील्स कीजिएगा, फिर तुरंत कोई माँ है बोल रहा है, गाना बज रहा चल रहा है, उसमें क्या कहता है, तेरी उंगली पकड़ के चला, और कोई बच्चा है उसको माँ खाना खिला रही प्यार से, अब तुरंत आप इमोशनल हो गए। फिर आया ना, फिर तुरंत रील्स आया नीचे, उसमें मान लिया कुछ ऐसा चीज आया जिसमें जोक है या कुछ चुटकुला है, तुरंत आप खुश हो गए। अब ये जो देखो, इमोशनल होना या फिर मूड का स्विंग होना एक फिक्स समय में अच्छा होता है। जैसे कि कोई व्यक्ति उदास है तो हमेशा उदास रहेगा, वो भी सही नहीं है। अगर एक समय आए तो व्यक्ति अगर कोई किसी चीज के मतलब होने से अगर वो उदास हो गया है तो अगर थोड़ा देर के बाद ठीक हो जाए वो ठीक है, लेकिन तुरंत उदास हो रहा है, तुरंत खुश हो रहा है, तुरंत कुछ कह देने पर गुस्सा हो जा रहा है, ये सही चीज नहीं। तो ये सबसे पहले आप मोबाइल से दूर होइए, रील से दूर होइए। हम तो कहेंगे देखिए जीवन पड़ा हुआ है, बहुत लंबा जीवन है, आप 1-2 साल काहे इसको छोड़ काहे नहीं देते? आपको क्या लगता है कि इसको छोड़ देने से आने वाला समय में आप करते रहिएगा ना? कम से कम एक स्टेबल लाइफ तो बना लीजिए अपना, है ना। बाद में जब अभी छोड़ दीजिएगा ना, यही उम्र है, बाद में जो है ना जब छोड़ दीजिएगा ना तो छूटा हुआ ही रह जाएगा। हालांकि ये सब ऐसा चीज है ना, एक ऐसा इतना खराब चीज है ये रील्स वगैरह,
कि कोई स्टेज नहीं देखता, कोई उम्र नहीं देखता। जब तक किसी के पास मोबाइल नहीं है तो वही बोलता है कि हम नहीं देखते हैं, ये सब हमसे नहीं होगा। और जैसे ही मोबाइल ला के दे दीजिए ना, कोई भी स्टेज, आपके पापा आपको देखने से मोबाइल मना कर रहे हैं, उन्हीं को ला के दे दीजिए ना तो दिन भर देखें, समझे। तो ये ऐसा ही चीज़। अब इसको कैसे इससे दूर होंगे, तो इसको छोड़ना ही पड़ेगा आपको। कुछ दिन छोड़िए, और कोई भी चीज़ ऐसा नहीं कि छोड़ा नहीं जा सकता, है ना। आपको दूसरा चीज़ में दिमाग लगाना पड़ेगा, अपने आप को व्यस्त करना पड़ेगा, ठीक है। और बात तो बहुत है, और आप लोग काम को बहुत टालते हैं। काम को टालिए नहीं, काम को देखिए, काम को टालने वाली आदत को ही टाल दीजिए। आपको लगे कल से पढ़ेंगे, कल से क्या, कल नहीं पढ़ेंगे, आज पढ़ लेते हैं, ऐसा सोचिए, समझे, तभी कुछ हो पाएगा। और जीवन में जो है ना, हमेशा जो है ना, अपने जो आपने एक्वायर किया उस पर घमंड कीजिए, ना कि जो आपको नेचर से मिल गया। जैसे कई लोग को लगता है ना कि मेरा चेहरा बढ़िया है, तो वो इसमें इतने में खुश रहते हैं, बढ़िया कपड़ा पहनेंगे, इतने में अपने आप को सजाने में ही परेशान है कि बढ़िया कपड़ा पहन लें, बढ़िया जूता पहन लें, दिखा दें, अरे वो देख रहा है, उसको लगेगा कि अरे हम बहुत अच्छा लग रहे हैं कि नहीं लग रहा है। ऐसा ऐसा दिमाग में जो बात होता है ना, वो तो महा बेकार चीज। कविता भी है, ध्यान से सुनिएगा। खूबसूरती जो कम अनायास मिलती है सकल माँ बाप की, अनायास मिलती है सकल माँ बाप की, खुद निखरने लगती है खुद ही ढल जाती, खुद निखरने लगती है खुद ही ढल जाती है, मेहनत तो इसमें ना ढेली भर आपकी। फिर भी अकड़ आसमान अड़ जाती है, सुंदरी इतर बावली हो मंडराती है, चमड़ी के निखार का भी घमंड उसे, जो धूप लगते मात्र ही सड़ जाती। और वास्तविक खूबसूरती तो स्वभाव है, बौद्धिक लोगों का इसी पर झुकाव है, और आप जिसे खूबसूरती बताते हैं वो कुछ नहीं, आपका हार्मोनल चढ़ाव। समझ में। तो खूबसूरती जो है ना, आउटर वो के अंदर होना चाहिए, ठीक है। अब ये तो था कि हम कहीं देखे थे ये कविता को। अब अगला जो कविता हम बोलने जा रहे हैं, ये मेरा खुद का लिखा हुआ है ना। तो कल से सोच रहे थे कुछ लिखे, टाइम नहीं मिल पा रहा था, या फिर दिमाग में वैसा लाइन नहीं आ रहा था। ताकि आप कुछ भी लिखना चाहते हैं ना, तो उसके लिए एक लाइन पहले आना चाहिए कि शुरुआत कहाँ से करें। अगर वही नहीं मिल पाएगा ना, तो आप नहीं लिख पाएंगे। कह रहा है, सूरज सा चमकने के लिए सूरज सा जलना सीखो, सूरज सा चमकने के लिए सूरज सा जलना सीखो, नदी से हर स्थिति में लक्ष्य की ओर चलना सीखो, सीखो उस गिलहरी से जिसने रामायण में समर्पण का प्रमाण दिया, छोटे छोटे कंकर पत्थरों से सेतु निर्माण में योगदान दिया, सीखो छोटी चींटी से जो अनुशासन का पाठ सिखाती है, सीखो छोटी चींटी से जो अनुशासन का पाठ सिखाती है, सीधी एक ही रेखा में दाना लेकर ऊंचे दीवारों पे चढ़ जाती है, नन्ही चिड़िया निरंतरता का सीख सिखाती है, कोई भी मौसम हो रोज सवेरे दाना लेने घोंसले से उड़ जाती। साहस सीखो जहाजों से जो रोज लहरों से टकराते हैं, साहस सीखो जहाजों से जो रोज लहरों से टकराते हैं, डूबने के डर से थोड़ी ना बंदरगाह पे ही रुक जाते हैं। संघर्ष सहनशीलता त्याग करना उस पत्थर से सीखो जिसने हजारों छेनी के बार को सह जाती है, तब जाके एक सुंदर मूर्ति का आकार ले पाती है। माना कि अभी अंधेरा है पर रात को वक्त दो गुजरने के लिए, रात को वक्त दो गुजरने के लिए, क्योंकि सूरज तो अपने वक्त से ही निकलेगा। ये जो अभी आपको लगेगा कि मेरा जीवन में संघर्ष है, या फिर हमारे बातें आपको खराब लग सकती है, लेकिन एक कहानी है। हुआ क्या कि पत्थर था, अब मूर्ति बनाने वाला लेके गया, तो दो तरह का पत्थर था। तो जब मूर्ति बनाया उसको, तो मूर्ति जब बना लिया, तो एक पत्थर को पहले आया वो मूर्ति बनाने के लिए, ठीक है, उठाया पहले। तो जब उस पर छेनी लगाया ना, जब उस पत्थर पे छेनी लगाया, तो पत्थर से आवाज निकला ना कि नहीं, हमको तकलीफ हो रहा है, क्या कर रहे हो आप, बार बार छेनी हथौड़ी का जो चोट लगा रहे हो उससे तकलीफ हो रहा है हमको, पत्थर से आवाज आया। तो जब पत्थर से आवाज आया, तो फिर उसको लगा मूर्तिकार को
कह रही तो इसको दिक्कत हो रहा, तो फिर वो पत्थर को साइड कर दिया और दूसरा पत्थर लेके वो क्या बनाने लगा, मूर्ति बनाने लगा। तो जब उस पत्थर को बनाया तो उस पत्थर से कोई आवाज नहीं आया, मतलब, और वो बढ़िया एक मूर्ति बन के क्या हो गया, तैयार हो गया। और जब मूर्ति बन के तैयार हो गया तो जब मूर्ति वाला जब ऑर्डर जो दिया था वो लेने आया तो बोला कि ठीक है दे दीजिए। तो जब मूर्ति को ले लिया फिर बाद में अचानक से नजर पड़ा उसको उस पत्थर पर जो पहले था ना उस पर नजर पड़ा। बोला कि ये रखा हुआ है टूटा हुआ पत्थर जो है, मतलब आधा काम किया हुआ। तो बोला कि ये जो है पहले बना रहे थे इसी को, लेकिन उसको ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा था, तो इसको बोले ठीक है। बोला कि ठीक है उसको भी दे दीजिए, जो उसको भी ले जाते हैं। तो उस मूर्ति जो बन गया बढ़िया प्रतिमा जो भगवान का, उसको स्थापित किया मंदिर में, बढ़िया से पूजा पाठ हुआ। और जो पत्थर जो था जो मूर्ति नहीं बन पाया उसको रख दिया मंदिर के आगे, और रोज उस पर लोग आके क्या फोड़ता था, नारियल फोड़ता था। तो जो थोड़ा सा अगर नहीं सह पाया चोट, वो हमेशा उस पर क्या फूटने लगा, नारियल फूटने लगा। और जो थोड़ा सा के लिए कुछ क्षण के लिए क्या हुआ कि संघर्ष किया, मतलब दर्द को बर्दाश्त किया, वो जाके मूर्ति बन गया और उसका क्या होने लगा, पूजा होने लगा। तो अभी जो है ये समय आपका है, थोड़ा सा बर्दाश्त कीजिए, संघर्ष कीजिए। एक समय आएगा, है ना, जब आप भी निखर जाएंगे, है ना। और नहीं अगर अभी कीजिएगा, अभी वही कीजिएगा, मोबाइल देखिएगा, ये सब कीजिएगा, तो फिर आप भी वही नारियल फोड़ने वाला पत्थर बन जाइए। बात समझ में आ रहा है ना। तो इस बात को ध्यान रखिएगा और निरंतर प्रयास करने से जरूर सफलता मिलेगा। जब एगो पानी का बूंद आप देखते होंगे कहीं गिरता है जमीन पर, तो जमीन में गड्ढा कर देता है। जैसे यहीं पर चले जाइए, आगे में जाइएगा तो वो पानी गिरता रहता है मंदिर से, जब बरसात होता है तो वहाँ देखिएगा गड्ढा हो गया जमीन में, तो वो पानी के बूंद से खाली बूंदे बूंद गिरता। या फिर आप देखिएगा कहीं पर पानी जो खींचता है कुआं से, उस कुआं पर देखिएगा रस्सी का दाग पड़ जाता, पत्थर पे पड़ जाता है ना, कैसे, तो बार बार खींचने से, बार बार बूंद गिरने से। तो उसी तरह से अगर आप बार बार प्रयास करेंगे ना तो एक समय आएगा जरूर आपको सफलता मिलेगी। और आप जो है ना कंफर्ट जोन में रहते हैं, कंफर्ट जोन में रहने का आदत हो जाता है आपको, है ना, पढ़ने का मन नहीं कर रहा हो, क्या है, कंफर्ट जोन में रहने का आदत। तो आपको कंफर्ट जोन से निकलना पड़ेगा अगर आपको आसमान की ऊंचाइयों को छूना है। जैसे कि एक पानी का जहाज, जैसे इस कविता में भी हम जिक्र किए, वो सबसे सेफ बंदरगाह पर होता है, या जो हवाई जहाज है सबसे सेफ कहाँ होता है, हवाई अड्डे पर या हैंगर पर जहाँ वो लगा हुआ है। लेकिन उसके लिए बना है वो, उसके लिए नहीं बना। भगवान आपको उसके लिए नहीं बना है, आपको उड़ने के लिए बना है। सेफ्टी पर्पस नहीं है। अगर इतना कोई गाड़ी चल रहा है, अगर आप सेफ्टी पर्पस से आप घर में ही रह जाए, कितना लोग ऐसा सुनते हैं ना, नहीं हम गाड़ी घोड़ा नहीं सीखते हैं, क्या है, तो हम एक्सीडेंट हो जाएगा तब। तो ये सब थोड़ी होता है। आप जो है जितने उड़ने के लिए बने हुए, आप जो है कंफर्ट जोन में रहने के लिए नहीं बने हुए। तो यहीं पर आप अपने वाणी को लता है, लता का जो एग्जाम्पल दिया उसी लता में थोड़ा सा हम उसको और बढ़ाना चाहेंगे कि पेड़ तथा लताओं से सीखो सबको गले लगाना। यानी कहने का मतलब मेरा ये है कि अगर आप लता हैं तो कभी भी अपने मन में ईर्ष्या जलन भावना किसी के प्रति नहीं रखिए, क्योंकि आपको सक्सेस होना है और सक्सेस होने के लिए हर किसी की दुआ की जरूरत होती है। तो कोई भी कितनों गरीब से गरीब व्यक्ति, कोई भी जीव जंतु, कोई भी प्राणी हो, देखते हैं लता का क्या काम है, कुछ भी रहे, पोल रहे, करंट रहे, गाछ रहे, वृक्ष रहे, किसी को भी अपने आप में क्या कर लेता है, लपेट लेता है। वो कभी देखा है कि नहीं हम हरा भरा हैं तो इस सूखे में क्यों लपटा जाए, इस छड़ में क्यों लपटा जाए, इस तार में क्यों लपटा जाए, वो नहीं सोचता है। वो उसकी एक जिद है कि हमको सबको गले लगाना है, भले हमें कोई ठुकराए नहीं तार में, लेकिन फिर भी लपटाना लपेटना नहीं छोड़ता है। तो आप भी ना हमेशा ये दिमाग में रखना है कि एक लता है आप, और कोशिश करना है कि हम ऐसा काम करें जिससे किसी का दिल ना दुखे, सबसे प्यार करना है ना, लव ऑल क्रिएचर्स इन द वर्ल्ड, सारी जीव जंतुओं से प्यार करना है और जीवन में आगे बढ़ते रहना है। और दोस्त, सही बात है, संगत आपकी अच्छी होनी चाहिए। अगर आपकी संगत अच्छी नहीं है ना तो आप गड़बड़ हो जाएंगे,
ठीक है ना। तो इस बात को ध्यान में रखना है। और आप लोग में से भी किसी हम रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आप लोग भी कुछ बोलना चाहते हैं या मन में लगता है कि हम भी इस मंच के हिस्सेदार बने, तो आप आइए, आपका मोस्ट वेलकम है इस मंच पे, है ना। कोई है ना, आइए आइए, है ना। मंच पे आना बहुत बड़ी बात है ना। मंच पे आना एक बहुत बड़ी बात है और आके लोगों को नेतृत्व कर लेना ये बहुत बड़ी बात है। और मंच पे आने से कभी डरिए नहीं, क्योंकि अगर आपको मौका मिला है तो आप ये समझिए कि हमें जब मौका दिया गया है तो यू आर जीनियस, यू आर द बेस्ट, है ना। इसलिए आपको मौका दिया गया है। आप आइए और अपना वक्तव्य रखिए, ठीक है ना। आइए, कोई है? कोई? कृतिका, कृतिका आइए, आइए कुछ बोलिए, है ना। आपके अंदर, आप कॉम्पिटिटिव विद्यार्थी हैं, आपके अंदर एक रैपिड एक्शन होना चाहिए कि बिना तैयारी के आप कुछ बोल सकें। ये बहुत जरूरी है विद्यार्थियों के लिए। भाई विद्यार्थी हैं, फिर अगर हमको बोलने का मौका दिया गया और कुछ नहीं बोले तो भाई किस काम की वैसी शिक्षा? बेकार है ना वैसी। संबोधन कर दीजिए, कुछ सक्सेस रास्ता बता दीजिए, कुछ भी। A very warm good evening to our esteemed teachers and everyone gathered here today. It is a great honor and privilege to stand before you to share my thoughts on this special occasion. Today we are gathered here to celebrate Teachers' Day, a day dedicating to all our teachers who play a vital role in shaping our future. September 5th is celebrated as Teachers' Day every year. We mark the birth anniversary of Dr. Sarvepalli Radhakrishnan, who was not only the second president of India but also one of the greatest scholar and teacher of our country has ever produced. Teachers are teachers are who guide us, inspire us in every time and in every difficulties. From the first step we take into school and we graduate, teachers are always with us, shaping our character, correcting our mistakes and helping us to grow. I would like to share a beautiful quote of Dr. APJ Abdul Kalam that if a country is to be corruption free and make a true beautiful minds, then there are three key societal elements who make a difference. They are the father, the teacher and the mother. So I would like to share that let us promise to make our teacher proud. Thank you and happy Teachers Day. चलिए, बहुत बढ़िया बोले आप। मंच पर आना ये बहुत बड़ी बात होती है और इतना अच्छा से इतना फ्लो में बोले, अच्छी बात है। अगला हम बुलाना चाहेंगे स्नेहा को। आइए स्नेहा, आप भी कुछ बोलिए। हालांकि आप लोगों को तैयारी का समय नहीं मिल पाया, लेकिन फिर भी जो भी कुछ बोल सकते हैं बोलिए। गुड मॉर्निंग टू ऑल आदरणीय शिक्षकगण और मेरे साथियों। आदरणीय शिक्षकगण और मेरे साथियों, इस सम्मेलन शिक्षक दिवस के सम्मेलन में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज 5 सितंबर को हम लोग शिक्षक दिवस के शुभ अवसर पर यहाँ एकत्रित हुए हैं। इसके उपलक्ष्य में मैं 2 पंक्ति प्रस्तुत करना चाहती हूँ। रोशनी बन के आए जो हमारी जिंदगी में,
ऐसे गुरुओं को मैं प्रणाम करती हूँ, जमीन से आसमान तक पहुँचाने का जो रखते हैं हुनर, ऐसे गुरुओं को मैं दिल से सलाम करती हूँ, दिल से सलाम करती हूँ। सबसे पहले मैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को याद करते हुए उनका अभिनंदन करती हूँ, जिनके जन्म दिवस के शुभ अवसर पर शिक्षक दिवस मनाया जाता है। वो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। उन्हें 1954 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। प्रत्येक छात्र छात्राओं के जीवन में शिक्षा का महत्वपूर्ण योगदान होता है। उनके योगदान से ही हम सफलता को हासिल करते हैं। ऐसे शिक्षक के रूप में हमें शैलेश सर, ऋषभ राज सर के रूप में उनसे शुभ अवसर प्राप्त हुआ है। शिक्षा ग्रहण करने का हमारे जीवन में शिक्षक का एक आदर्श स्वरूप होता है। वे हमारे जीवन में सफलता की रोशनी बिखेरते हैं और इसलिए कहा भी गया है, गुरु बिना ज्ञान नहीं, ज्ञान बिना जीवन नहीं। अर्थात शिक्षक केवल हमें शिक्षा ही, किताबी शिक्षा ही नहीं देते, बल्कि हमारे जीवन में हमें अच्छे इंसान बनने की प्रेरणा भी देते हैं। इसलिए मैं और यहाँ उपस्थित सभी विद्यार्थी यह कह सकते हैं कि हमें ऐसे शिक्षक मिले जो हम जैसे कई विद्यार्थियों को की सफलता की सीढ़ी बने हैं। यहाँ कई स्टूडेंट जो कैरियर हेल्पलाइन के शिक्षक के योगदान और मेहनत से अपने सफलता को हासिल किए हैं और कामयाब को हासिल किए हैं। उनके मेहनत और योगदान से अपने जीवन को संवारा है और आगे भी संवारेंगे। मैं आपकी शिक्षा और मार्गदर्शन के लिए मैं आपको धन्यवाद करती हूँ और आपके बहुमूल्य योगदान के लिए मैं आपका योगदान करता हूँ। इतना करके मैं धन्यवाद। चलिए, बहुत बढ़िया बोले आप। अगला मैं बुलाना चाहूँगा कोमल को। आइए कोमल, आप भी कुछ बोलिए। क्या बोलना चाहेंगे? नहीं बोलिए। आइए शिवानी, आइए बोलिए। Good morning, everyone. My name is Shivani Kumari. First of all, I wish my all respected teacher to happy Teachers Day. Today is 5th September and we are celebrating Teachers Day. Today is the birthday of Dr. Sarvapalli Radhakrishnan. He was a great scholar and an excellent teacher and second president of India. A good teacher like a candle that brightened our future. Teacher is a backbone of our society. They help us to become a good human being. We are truly fortunate to be your student. Thank you. चलिए, वो जो बोल रहे थे कि रात भर मेहनत किए हैं। आइए प्रतीक, आएंगे। आइए प्रतीक, आप कुछ बोलिए। चलिए आइए। आदरणीय शिक्षकगण को मेरा प्रणाम और मेरे प्यारे साथियों को प्यार भरा नमस्कार। आप सभी को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। शिक्षक दिवस हमारे देश के पहले उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जयंती पर मनाया जाता है। जीवन में गुरु का स्थान सर्वोपरि होता है। गुरु को माता पिता तथा ईश्वर से भी ऊपर का दर्जा दिया गया है, क्योंकि माता पिता हमें इस संसार में लाते हैं, हमें अपने पैरों पर चलना सिखाते हैं, पर हमें अपने पैरों पर मजबूती से खड़े रहना, समाज में अपने अधिकार के लिए लड़ने लायक बनाना, हमें एक बेहतर इंसान बनाना में गुरु का ही योगदान होता है। इस अवसर पर मुझे
कबीर दास जी का एक दोहा है जो मैं आपको सुनाना चाहूँगा। कबीर जी कहते हैं कि गुरु गोविंद दोऊ खड़े काको लागो पाए, गुरु बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। इसका अर्थ है कि अगर हमारे सामने गुरु और ईश्वर दोनों एक ही समय पर आ जाएं तो हमें किनके पैरों को पहले छूना चाहिए। तो कबीर जी कहते हैं कि हमें पहले गुरु के पैरों को छूना चाहिए, क्योंकि गुरु के ही ज्ञान से हमें ईश्वर के दर्शन प्राप्त होते हैं। हम लोग के इस छात्र जीवन में हमारे आसपास गांव में, समाज में वो 4 लोग अवश्य मिल जाएंगे जो हमारे मनोबल को हर कदम पर तोड़ते हैं। तो इसी विषय पर मैंने 2 लाइनें लिखी हैं। वो 4 लोग हैं, फिर से कुछ कह रहे, समाज है फिर से कुछ कह रहा। वो 4 लोग हैं, फिर से कुछ कह रहे, वो 4 लोग हैं, फिर से कुछ कह रहे, समाज है फिर से कुछ कह रहा, पर उस बच्चे के मन की व्यथा है कोई नहीं समझ रहा। तो हम लोगों को चाहिए कि हम अपने मन की व्यथा को सर से शेयर करके उनके अनुभवों को, उनके इंस्ट्रक्शंस को, उनके दिखाए गए रास्तों पर खुद से मेहनत करके अपने लक्ष्यों की प्राप्ति करें। हम लोग वर्ष 2025 में आ पहुँचे हैं। हमारा ये संस्थान कैरियर हेल्पलाइन 1999 से अपनी लगातार सेवा दे रहा है और इस संस्थान के 25 वर्ष हो चुके हैं। तो मैं चाहूँगा आप लोग अपनी तालियों से कुछ पंक्तियाँ मैंने हमारे इस संस्थान के लिए भी लिखी हैं। चेहरे पर मुस्कान तो है बस तुम कलम में अपनी धार लाओ, चेहरे पर है मुस्कान तो बस तुम कलम पर अपनी धार लाओ, CHL संग जुड़कर तुम अपने माँ बाप का सपना साकार कराओ। यहाँ पढ़ने वाले स्टूडेंट्स में ज़्यादातर स्टूडेंट्स मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं और हमारे पास गवर्नमेंट जॉब के सिवा दूसरा कोई ऑप्शन और कोई चारा है ही नहीं। अंत में मैं कुछ चंद पंक्तियों के माध्यम से अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा। ये पंक्तियाँ मैंने आज से 4 साल पहले लॉकडाउन के पीरियड में लिखी थी। तब से अभी तक एक बेहतर अवसर की तलाश कर रहा था जो मुझे आज मिला है। तो ये पंक्तियाँ कुछ इस प्रकार हैं। बचपन के ही दिन थे अच्छे जब हम थे थोड़े कच्चे, क्रिकेट खेलते और क्रिकेट देखते, ना किसी से बैर रखते, लेकिन हम फिर बड़े हो गए, बचपन के वो दिन दूर हो गए। जैसे जैसे उम्र हो रही बातें ये चारों ओर हो रही, क्या करोगे क्या करना है, जल्दी कुछ करो आगे बढ़ना है। बचपन के ही दिन थे हम अच्छे जब हम थे सबसे कच्चे। जय हिंद, जय भारत। काफ़ी अच्छा बोला प्रतीक ने, और आज पता चला कि उनको लिखने का भी शौक़ है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। आप जब लिखते हैं तो आपके अंदर का रिफ्लेक्शन झलकता है कि आप सोच रहे हैं, आप मैच्योर हैं, आप चीज़ों को समझ रहे हैं। तो लिखिए, और हम जो आपको बोले हैं कि पढ़िए ज़रूर, है ना, किन्हीं के बारे में, किसी के जीवनी के बारे में पढ़िए, है ना। और कोई कुछ बोलना चाहेंगे तो आके बोल सकते हैं, या कुछ बोलना चाहते हैं आइए। देखिए अभी हिम्मत जुटा पाई हैं, पहला नाम जो लिए थे हम कोमल, वही आके बोलेंगे कुछ 2 लाइन। अगर कोई कुछ ऐसा देशभक्ति गाना भी गाना चाहते तो गा सकते हैं आके यहाँ पर। Good morning, everyone. Present here today, we are grated to celebrate Teacher Day, a special occasion dedicated to all teachers who play a vital role in our shaping future. We celebrate the birthday of Dr. Sarvapalli Radhakrishnan, a respectful philosopher and a teacher who served the President of India from 1962 to 1967. Teachers are like a candle that burns themselves to give light to others. They guide us, support us, and teach us lessons, but not only
फ्रॉम लाइफ। जरत जरत अभ्यास के जरमती हो सुजान, रसरी आवत जात के सिर पर परत निशान। लगातार प्रयास करने से जब एक पत्थर पर निशान बन सकता है तो हम तो एक इंसान है, हमारे अंदर जान है, तो हम अपना प्रयास 100% कर सकते हैं। लाइफ में कुछ अचीव करना है तो बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, और जीवन में अच्छा आदमी बनना बहुत बड़ी बात है, पर एक जीवन में बड़ा आदमी बनना बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक अच्छा आदमी बनना बहुत बड़ी बात है। थैंक यू। विद्यार्थी रह चुके हैं और अभी हजारों विद्यार्थी सफल हुए हैं और हो भी रहे हैं और होते रहेंगे। और संजोग की बात है कि ये बाढ़ में ही पोस्टेड हैं रेलवे में, तो हम और ये कोचिंग के प्रति बहुत समर्पित रहते हैं हमेशा, हर पल हर समय। तो हम उनसे भी कहेंगे कि आप आइए, बच्चों को कुछ आशीर्वचन दीजिए, अपना सक्सेस का कहानी बताइए। करमवीर बाबू आइए। एवं शैलेश सर, ऋषभ सर एवं हमारे प्यारे छात्र एवं छात्राएं। छात्र और छात्राएं कहने का मतलब ये नहीं कि आप इस कोचिंग के छात्र भी तो हैं, लेकिन मेरे लिए भाई और बहन के समान है। और ये संस्था करियर हेल्पलाइन के जो डायरेक्टर थे शिव पूजन सर, वर्तमान में भी एसएस लामडिंग डिवीजन में कार्यरत है। मैं इस कोचिंग में सबसे कमजोर विद्यार्थी था पढ़ने में, और यहाँ तक पहुँचे, इसमें शिवपूजन सर का सबसे बड़ा सहयोग रहा। कहने का मतलब यह है कि हम यहाँ तक कैसे पहुँचे वो आपको हम बताते हैं। आप भी ये, हम पीछे बैठते थे, लेकिन आज हम मंच पर यहाँ खड़ा होकर आपको कुछ टिप्स देंगे, जिससे कि आप फ्यूचर में हमसे अच्छा पोस्ट पर आप जा सकते हैं। हम लोग के शिव पूजन सर भी बताते थे, एक क्वेश्चन को 20 बार बनाना है, और अगर जिस दिन आप 20 बार बनाना शुरू कर दीजिएगा, उसके अगले साल सिलेक्शन आपका निश्चित है। अब ई कान से सुनिए, ई कान से निकालिएगा, कभी नहीं होगा। इसीलिए एक क्वेश्चन को 20 बार जरूर बनाइए। इस संस्था द्वारा, यहाँ ऋषभ सर बहुत अनुभवी हैं और शैलेश सर भी बहुत अनुभवी हैं, जो कहते हैं उनको एकदम 100% फॉलो कीजिए। अगर फॉलो नहीं कीजिएगा तो फेल कर देंगे। और एक टारगेट बनाइए, मने मन अभी सोच लीजिए कि हमको इस साल नहीं तो अगले साल जरूर नौकरी ले लेना। अगर जिस दिन आप बना लिए, दिमाग में बैठा लिए, और कहीं आप पढ़ते हैं, उसके सामने साट दीजिए, लक्ष्य 2026 तक हमको सिलेक्शन हो जाना, चाहे जिस डिपार्टमेंट में हो, एसएससी हो, रेलवे हो, पुलिस में हो, जो भी हो, आप अपने अपने लक्ष्य बना लीजिए कि हमको इतना साल में नौकरी ले लेना है। अगर ये करके आप जो कहते हैं अगर नहीं हुआ, तब आप जो कहिएगा वो हम करने के लिए तैयार हैं। और अपने बारे में सोचिए, युवाओं के बारे में कहा गया है कि तलवारों के साए पर इतिहास हमारा बनता है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। कहने का मतलब है आप लोग अभी यंग एज में, और आप जो चाहिएगा वो कर लीजिएगा। आप चाहिएगा कि हम आईएएस बन जाए, आईएएस बन जाइएगा। सोच ऊपर रखिए। अभी युवा है, आप लोग का एज मैक्सिमम हमको लगता है 25 या 20 के आसपास ही होगा सबका। और एक जलन जतवाई समझते हैं, जलन जतवाई होता क्या है, आप बहुत तेज हो जाते हैं पढ़ने में, तो आपको कोई बोलेगा नहीं, अगला लड़का कहेगा बहुत तेज हो गया है पढ़ाई में, उस पर जलन, जब जलन हो जाता है, आपको नौकरी लगेगा नहीं, तो आपसे जितना आपका दोस्त नहीं हो, उससे ज्यादा आपका दुश्मन हो जाएगा। ये आगे कैसे बढ़ रहा है, इसीलिए चुपचाप पढ़ना, घमंड एकदम नहीं करना।
जिस दिन आप में घमंड हो गया कि हम बहुत पढ़े में तेज हैं, उस दिन आपका पतन शुरू हो जाएगा। शिक्षा वो ऐसा चीज है कि जितना दूसरे को शेयर कीजिएगा उतना आपको ज्यादा आएगा, समझ में ज्यादा आएगा। जिस दिन आप बताइएगा कि यार उसको नहीं बताएंगे, हम ही खाली जानेंगे, उस दिन आपका पतन निश्चित है। इसीलिए घमंड नहीं करना है। आप बहुत तेज है, कोई बहुत भोथर है, उससे मतलब नहीं है। भोथर में समझते हैं ना, कमजोर पढ़ने वाला। थोड़ा सा हम देहाती भाषा में कभी कभी बोल देते हैं। और यहाँ के बारे में जैसे शिवपूजन सर हम लोग को बताते थे, शुरुआत में हमको बताते थे तो लगता था कि ऐसे ही बताते हैं, लेकिन हमको ये बहुत नुकसानदेह हुआ। जिस दिन हम सोचे कि नहीं इनका बात 100% सही है, उस दिन उसके अगले साल मेरा सिलेक्शन हो गया। मेरा अभी तो घर ठीक ठाक बना लिए है, घर में अभी जाते तो हम दिखा देते। मैं एक लक्ष्य लिखा था 2012 के बाद हम घटना बता रहे हैं। 2012 से 14 तक हम सिलेक्शन का मतलब दीवार में लिखे थे, 12 में सिलेक्शन हो गया। मैंने एग्जाम देने के शिवपूजन सर बोले कि करमवीर, मेरा 2-3 जगह कॉल लेटर था, चेन्नई का था, गुवाहाटी था, सब जगह था। सर से पूछे कि चेन्नई जाए सर, तो बोले कि करमवीर जी आप उधर नहीं जाके आप चल जाइए गुवाहाटी। गुवाहाटी गए, वहाँ गए तो एक बगल से जिसे सर बताए थे उसे करना है। और जब क्वेश्चन पेपर हाथ में जब आया तो हमको यही नहीं लगता था हम कोई जानबे नहीं कर, सब जानबे कर। एक बार हम इंटरव्यू में सर श्री ऋषभ सर के बारे में इंटरव्यू देख रहे थे तो कुछ लोग कह रहा था, सर बोल रहे थे कि हु बहु क्वेश्चन आता है। मतलब अब सोचिए, बहुत सारा क्वेश्चन भी हो जाता है कि हु बहु कैसे आ जाता है। अब सही बात है, जो आप पढ़ाइएगा हु बहु नहीं आएगा तो क्या आएगा। मतलब पैटर्न थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है, लेकिन पैटर्न वही रहेगा। अब एक क्वेश्चन को 20 बार नहीं बनाइएगा, सक्सेस नहीं हो जाएगा। ये आंसर सुनिए, वो आंसर निकालिए, कभी नहीं हो सकता। और लक्ष्य हमेशा ऊंचा रखिएगा। एसएससी, बिहार पुलिस तो छोटा छोटा हो गया, बिहार पुलिस डिफेंस में तो छोटा है। एसएससी रेलवे में भी अच्छा पोस्ट आता है। अभी रेलवे की वैकेंसी बहुत सारी आ रही है, एग्जाम भी हो रहा है। और दिमाग में एकदम बैठा लीजिए कि 2026 में उनका नौकरी ले लेना, सिलेक्शन हो जाना। उससे फायदा इतना है, और बहुत सारा रुकावट आपको आएगा। क्या होगा, कभी तबीयत खराब हो जाएगा, कभी कुछ हो सकता है, कभी फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ जाएगा, गार्जियन को आ जाएगा। तो एक बहुत अच्छे टीचर ने कहते हैं, मैं दरिया हूँ मैं अपना हुनर जानता हूँ, मैं दरिया हूँ अपना हुनर जानता हूँ, जिधर से गुजरूंगा अपना रास्ता बना लूंगा। मैंने कोई भी परेशानी हो जाए घबराना नहीं है। अब कभी कभी देखते, एक अभी सर बता रहे थे बिरला के बारे में। एक बार रतन टाटा जा रहे थे अपना 4 व्हीलर से, जा रहे थे कहीं यात्रा पे। उसमें भयंकर बारिश और तूफान हो गया, शुरू हो गया। ड्राइवर ने बोला सर गाड़ी रोक के कहीं कुछ देरी आराम कर लेते हैं। तो रतन टाटा बोले नहीं, आंधी में चलते रहना। जब बोले कि सर कुछ भी हो सकता है, बोले तुम चलते रहो, रुकना नहीं है, एकदम चलते रहना है, जो होगा देखा जाएगा। इससे ज्यादा क्या होगा, एक्सीडेंट हो गया, कुछ हो सकता है। जब वो आंधी तूफान में चलते गए तब बोले आंधी तूफान ऑटोमेटिक खत्म हो गया। ड्राइवर का पूछे अब कुछ देखो तुम पीछे, तुम्हारे पीछे कौन है? तो देखे तो कोई नहीं है। कहने का मतलब है भीड़ बहुत सारा रहता है। फार्म रेलवे का, एसएससी का करोड़ों भरा था। वो भीड़ से डरना नहीं है। वो भीड़ में पढ़ने वाले 10 से 20% लड़का रहता है, बाकी सब रहता है कोई मैट्रिक इंटर पास किया, चलिए फार्म भर देते, वो सब रहता है। कंपटीशन मात्र 20 से 30% में होता है। और क्यूज यहाँ बार बार होता है, और टेस्ट सीरीज भी बार बार होते रहता है, उसमें जरूर भाग लीजिएगा। एकदम सिलेक्शन 100% की गारंटी हम देते हैं, एकदम होना है। भगवान के भरोसे मत रहिए, पता नहीं भगवान आपके भरोसे हो, इसीलिए भगवान के भरोसे बैठना नहीं है। सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बारे में बताते हैं, ये पहले इनका जन्म 5 सितंबर 1888 को हुआ था, मद्रास में। राज्य का नाम है तमिलनाडु। ये उपराष्ट्रपति थे, उपराष्ट्रपति से फिर राष्ट्रपति बने। उसके पहले ये टीचर भी रह चुके थे, कलकत्ता विश्वविद्यालय में, बीएचयू में, बहुत सारे में ये रह चुके थे। तो इसीलिए अपना लक्ष्य, एक टारगेट बनाइए।
और टारगेट बनाकर अच्छा हमको अगर टारगेट आप बना लीजिएगा, जैसे मोदी जी अभी प्रधानमंत्री है, उनको अभी क्या करना है कि बिहार इलेक्शन जीतना, तो वो लक्ष्य बनाते हैं, उसी तरह आप लक्ष्य बनाइए कि हमको क्या करना है। अच्छा जब आपको जब नौकरी लगेगा तो आपको गांव में है आपका माता पिता का इज्जत बढ़ जाएगी। मेरा बेटा रेलवे में है, अभी मेरे पिताजी मैंने कि क्या कहे, मेरे पिताजी ठेला चलाते थे, अभी मेरा पिताजी का इतना इज्जत बढ़ गया है कि कहता करमवीर टीटी का पिताजी है। मैं पिताजी के नाम से नहीं जानते हैं, हमें मेरे बारे में सब जानता है कि करमवीर जी के पिता है। इसी साथ मेरे साथ बोलिए, जो अपने अपने मन में ठान लीजिए कि नौकरी किस साल लेना है, नौकरी ले लेना है। बोले भारत माता की जय, भारत माता की जय। नौकरी ले लेना है, सिलेक्शन हो जाए। चलिए अब प्रोग्राम को यहीं पर समाप्त किया जाए, है ना। जिस तरह से जो हम लोग हर साल मनाते हैं, ऐसा चाहेंगे कि हर साल इसी तरह कोचिंग चलते रहे और सिलेक्शन इसी तरह होते रहे और इसी तरह से प्रोग्राम भी होते रहे, है ना। तो हर साल हम अपने परंपरा को, अपने संस्कृति को आगे लेके बढ़ रहे हैं, जो पिछले सालों में हमने कभी नहीं किया। हमने कोई, है ना, कोई ऐसे गाना या फिर कोई ऐसे नृत्य का समर्थन कभी नहीं किया इस कोचिंग के मन से, और आगे भी कभी नहीं करेंगे। और जो ऐसा चीज़ तो कभी आज तक हुआ ही नहीं, कभी होगा। तो हम इस मन से हमेशा कुछ या तो स्पीच या भाषण या फिर कोई देशभक्ति गाना या कोई मोटिवेशनल सॉन्ग ही हमेशा डिलीवर किए हैं और दूसरों को बोले हैं स्टूडेंट्स को करने के लिए। कभी ऐसा कोई, है ना, इस तरह का यहाँ पर संस्था में कभी नहीं हुआ आज तक। तो लास्ट में हम बस एक गाना का कुछ लाइन, एक मोटिवेशनल सॉन्ग है उसका कुछ लाइन बोलना चाहेंगे और इस कार्यक्रम को, सर कुछ बोलना है आप तो इस कार्यक्रम को हम यहीं ख़त्म करना चाहेंगे। आप लोग नाश्ता भी कीजिए और गाना को भी सुनिए। ठोस मजबूत भरोसा अपने सपनों पे करना, जिसने मुँह उतनी बातें गौर कितनों पे करना। आज लोगों की बारी जो कहे कह लेने दे, तेरा भी दिन आएगा उस दिन हिसाब चुका के रहना। अरे भेड़ की हाहाकार के बदले शेर की एक दहाड़ है प्यारे। दंगल दंगल बोलता है इसमें, लेकिन हम तो हमेशा बोलते हैं पढ़ ले पढ़ ले, है ना। तो पिछले बार भी हम इस गाना को गाए थे, बहुत अच्छा लगता है हमको, मोटिवेशनल सॉन्ग है। आप लोग इस तरह का गाना सुनिए और इस कार्यक्रम को हम यहीं पर समाप्त करना चाहेंगे, है ना। और फिर से यहाँ इस मन से अपने गुरुजनों को प्रणाम करेंगे, है ना, और इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करेंगे। धन्यवाद।